एवरीवन, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आपके बीच में हाजिर हूँ और इसका नाम है चोला डायनास्टी। चोला डायनास्टी भारत के गौरवशाली इतिहास का एक सबसे बड़ा पन्ना है और जिसके बारे में हम सब थोड़ा बहुत जानते हैं। लेकिन अगर करीब से जानने की कोशिश करें तो इसमें बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिसे बताया जा सकता है। छात्रों के लिए चोला डायनास्टी, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हों या अभी इसकी पढ़ाई कर रहे हों, उनके एनसीईआरटी बुक्स में दिए हैं चैप्टर में, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द चोलास आर रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनास्टी इन सदर्न इंडियन रीजन। And this section, agar if you go through the timeline, that witness one set of the new culture and art flourishes like never before. The way Chola people ruled in South India, the kind of the technology they built, and the system, the Nagar Empire, temple towns, and yes, Sabha, Nagaram, and all type of the system, which some system is even ruling today. So that means to say that it was a very great empire in its time. So let us begin the topic, the Chola dynasty. 9th सेंचुरी के आसपास चोल, पल्लव और चोलों ने पल्लवों के रिमेन्स के ऊपर एक डायनास्टी स्टेब्लिश किया और द फाउंडर ऑफ चोला डायनास्टी वॉज विजयालय अराउंड 850 टू 87। ठीक है। एंड द कैपिटल टाउन या कैपिटल ऑफ दिस चोला डायनास्टी वॉज इन तंजौर। ठीक है। एंड बेसिकली द आर्किटेक्चर ऑफ द तंजौर इज कुंजर मलान। इन CRT class 7th it is perfectly given. So this is the first aspect where Chola dynasty was originated around 19th century and पल्लव के जाने के बाद इस डायनास्टी का एक तरीके से उदय होता है। और बेसिकली 9th century to 13th century this dynasty not only flourished but it was a ever long dynasty in centuries. However, this dynasty was also have some specific feature. Its rulers and some of the ruler were very famous in Indian history. It is written in this context, students. I hope you are getting it. So this way you will get the how some of the ruler who were having a, you can say, their time, how they ruled in Chola Empire. The first, if you say, the Chol established a free state in the leadership of Aditya I. Aditya I was ruler who established a free state without control of any other region. Means to say free state that the area which was just अगर वो चोला एम्पायर के अगर हम एरिया देखेंगे तो इंडिया के मैप के नीचे यानी तमिलनाडु, द पार्ट ऑफ सम आंध्रा एंड इससे सब इट इज कॉल द यूज द रूलर ऑफ जो चोला थे इन अर्ली पीरियड दे यूज लिटरेचर एज अ संगम लिटरेचर. तो सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु, all part of Tamil Nadu and just distance land in that area. Okay, students. तो first चोला जो ने सबसे पहले किसको हराया था? पल्लव को. आफ्टर एस्टेब्लिशिंग द डायनास्टी, द फर्स्ट रूलर वाज स्पेशली जिसको हम लोग कहते हैं कि विजयालय के बाद जो थोड़े ज़्यादा पॉपुलर थे, इट वाज परांतक फर्स्ट. एंड आफ्टर परांतक फर्स्ट देयर वाज अनदर रूलर केम, राजा राज फर्स्ट, देन राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र सेकेंड, कोलुंगतुंग. जो फेमस राजा थे चोला एम्पायर के, अगर आप देखेंगे तो इस बुक में विजयालय, आफ्टर आदित्य फर्स्ट, देन राजेंद्र चोला यानी राजेंद्र फर्स्ट, देन यू हैव सम मोर रूलर लाइक राजेंद्र सेकेंड एंड कोलुंगतुंग. इन रूलर्स ने चोला डायनास्टी पे बेसिकली रूल किया. आप मैप के हिसाब से देख सकते हैं. तो दिस वॉज द मैप वेयर चोला किंग बिलोंग टू and this is the dynasty in their color. So students, even today if you ask to fill in the map, so you have to fill the map through this. Okay, the part of the Tamil Nadu and some part of Karnataka, and it is belongs to the Andhra region too. Okay, तो चलिए समझते हैं कुछ और बातें चोला डायनास्टी के बारे में. व्हाट काइंड ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर दे वर हैविंग. the first ruler who established the free state, yeah, you can say the independent state as a Chola, it was Aditya first, and he defeated Aditya first defeated Pallav, and he
टुक एज अ, आदित्य ने सबसे जो इसमें दिया है, आदित्य प्रथम ने जो उपाधि धारण की थी उसको हम लोग बोलते हैं कोंडराम। ओके, एंड कोदंडराम। एंड सेकेंड आप देखेंगे तो चोला डायनेस्टी में जो रूलर थे राजराज प्रथम, ही अटैक्ड ऑन श्रीलंका, इसको सिलोन कहते थे, और वहाँ के राजा महिम को वहाँ से जाना पड़ा, और पूरा श्रीलंका इट वॉज जस्ट कम अंडर कंट्रोल ऑफ राजा राज प्रथम एंड चोला एम्पायर। इसीलिए कहा जाता है कि चोला डायनेस्टी की जो नेवल फोर्स थी वो काफ़ी अपने टाइम में काफ़ी स्ट्रांग थी। और सेकेंड देखेंगे तो राजा राज प्रथम ने श्रीलंका के कई सारी स्टेट्स को न सिर्फ जीत लिया बल्कि जीत करके वहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को भी इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट आपका राजा राज फर्स्ट, यस, हमको इनको राजा राजेश्वर के नाम से जानते हैं, और इन्होंने शिव टेम्पल बनवाया, राजा राजेश्वर ने तंजौर में शिव टेम्पल बनाया था, जिसको हम लोग बृहदेश्वरा टेम्पल भी बोलते हैं। एंड राजा राज फर्स्ट जो थे वो फर्स्ट चोला रूलर थे। ही वॉज बेसिकली बिलीव इन द शैव रिलीजन यानी शिव भक्ति, और इन्होंने जो टेम्पल बनाया जो आज भी उसमें उसके रिमेन्स हैं, और इट इज़ वेरी फेमस टेम्पल ऑन इस टाइम एंड इट हैज़ ग्रेट स्ट्रक्चर। तो राजा राज एंड बृहदेश्वरा टेम्पल जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट जो चोला एम्पायर था, दिस एम्पायर वाज वेरी एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द एरा ऑफ राजेंद्र प्रथम, जिनको उनका प्रतापी राजा मानते हैं चोला एम्पायर में। और इनके शासनकाल में इन्होंने बंगाल के पाल शासक महिपाल को हराया। साथ ही साथ राजेंद्र प्रथम ने गंगाकंड चोल की उपाधि धारण की, क्योंकि इन्होंने वहाँ से कहा जाता है कि गंगा रिवर को अपने उसके जल को अपने सिर पे लेकर के आए थे। साथ ही साथ इन्होंने नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम को भी स्थापित किया था। चोल गंगा नामक एक तालाब बनाया था, उसमें आप देखो क्लास 7 एनसीईआरटी में इसको लेकर के दिया है। तो इस तरह से जो चोला एम्पायर के जो जितने भी रूलर थे अगर हम स्टार्ट करें तो फर्स्ट परांतक प्रथम, राजेंद्र सेकेंड एंड कोलोंगतुंग। इस तरीके से इन सभी रूलर्स के टाइम पे चोला एम्पायर न सिर्फ फ्लरिश हुआ बल्कि इट वाज गॉट न्यू मोमेंटम। ओके, एंड सेकेंड आपका पॉइंट यहाँ पे आता है कि कितने तरह के सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अगर देखेंगे तो क्या था चोला एम्पायर में। द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जिसमें अगर देखेंगे अगर पूरे शासन प्रशासन को चलाने के लिए तो पूरा सिस्टम जो था चोला एम्पायर में इट वाज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 6 प्रोविंसेस। द इसमें जो प्रोविंस को मंडलम कहा जाता था, मंडलम जो थे कोट्टम में, और कोट्टम को नाडु में डिवाइड किया गया था, एंड नाडु को जो थे कुर्रम में डिवाइड किया था। तो इस तरीके से डिवीजन ऑफ द स्टेट इज वेरी सिस्टमेटिक सो दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर एडमिनिस्ट्रेशन कुड बी डन प्रॉपरली। ये उसका डिवीजन था। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। द स्टेट वॉज डिवाइडेड बिटवीन मंडलम को कोट्टम में, कोट्टम डिवाइडेड इनटू नाडु, एंड नाडु को कुर्रू या कुर्रमों में डिवाइड किया गया था। नाडु जो थी एक स्थानीय सभा थी, और इस सभा को नाटुर, और नगर की स्थानीय सभा को नगरम कहा जाता था, नगरतार कहा जाता था। तो द मीनिंग दैट द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वाज वेरी सिस्टमेटिकली फाउंड इन चोला डायनेस्टी। ओके, तो एक उसका जो सबसे जो बेस्ट पॉसिबल पॉइंट है जो चोला एम्पायर का, द डिवीजन ऑफ पावर एंड सिस्टमेटिक अप्रोच टुवर्ड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोलिंग द ऑल राइट ऑफ द एक्टिविटीज एंड डिवीजन ऑफ पावर टू। तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन चोला डायनेस्टी। ओके, तो दूसरा आप जो सबसे है कि व्हाट वाज द यू कैन से द फीचर ऑफ स्पेसिफिक फीचर ऑफ जो चोला डायनास्टी थी। तो इन चोला डायनास्टी में देखोगे तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, वाटर कैनाल्स, पॉन्ड, ये सब जो एक्टिविटीज़ जो थी वो एग्रीकल्चरल बेस्ड एक्टिविटीज़ इट वाज वेरी सिस्टमेटिकली डन, जिसको कहा जाता है कि जो किसान थे उनका भी काफ़ी इन्फ्लुएंस था सेंट्रल गवर्नमेंट के नेगोशिएशंस में, बिकॉज दे वर द पीपल हु बेसिकली टैक्सेस और इन सब से रिलेटेड चीज़ों में उनका भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। ओके, साथ ही साथ these communities people also believe in that
द सेल्फ रूल गवर्नमेंट के लिए भी अगर जाना जाता है चोला एम्पायर को, जिसको स्थानीय शासन कहते हैं। तो स्थानीय शासन में भी चोला की बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके लिए उन्होंने उसको और नीचे लेवल पर डिसेंट्रलाइज किया था, जिसका नाम था उर। उर का काम था कि यह साधारण लोगों की समिति थी और इसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाब बगीचों का निर्माण करना, गांव की भूमि का अधिग्रहण करना और सर्व समाज के लिए कार्य करना। एंड अगला इसके ऊपर एक संस्था थी, इसका नाम था सभा या महासभा। यह मूलतः अग्रहारों ब्राह्मणों की बस्तियों की सभा थी, जिसके जो मेंबर होते थे पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वारियम नामक जो समिति होती थी वो संचालित करती थी। सो व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। तो आपने देखा कि पहला उर के बाद सभा, सभा के बाद नगरम। ये लोकल लेवल पर डिवीजन ऑफ पावर था। हायर लेवल पर डिवीजन ऑफ पावर हमने बताया आपको मंडलम, मंडलम के बाद कोट्टम, कोट्टम के बाद नाडु, नाडु के बाद कुर्रम। और गाँवों में अगर देखें स्थानीय स्तर पे शासन का डिवीजन था आपका उर के बाद सभा एंड सभा के बाद नगरम। ओके अगर चोला एम्पायर में टैक्स की बात करें तो ड्यूरिंग चोला एम्पायर द टैक्स वाज 1/3 ऑफ टोटल रेवेन्यू। एंड इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि इस टैक्स से जनता के लिए काम करना, और स्पेशली इन द एरा ऑफ ऑल चोला एम्पायर लाइक चाहे राजेंद्र चोला हो या आदित्य प्रथम। हालांकि इसमें थोड़ा सा स्थानीय सुशासन पे कम काम हुआ, लेकिन रेस्ट दे डिड अ ग्रेट थिंग फॉर द पीपल ऑफ द चोला डायनास्टी। ओके ओके नेक्स्ट कभी कभी पूछता है क्लास 7th हिस्ट्री में कि व्हाट वाज द क्वालिटी टू बिकम मेंबर ऑफ दैट सभा। तो किसी व्यक्ति को अगर सभा का मेंबर बनना होता था चोला एम्पायर में, तो फर्स्ट पहला नंबर कि वह एक ऐसे भूमि का स्वामी होना चाहिए जिससे कि भू राजस्व यानी टैक्स वसूला जाता हो। उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 साल के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों से किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी समिति का सदस्य नहीं बन सकता था, और जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वो चुनाव नहीं लड़ सकता था। तो कुल मिला जुला के एक जो अभिलेख के आधार पर जानकारी मिलती है कि चोला एम्पायर में आज के जैसा सिस्टम ही था, बट यस इट वॉज वेरी ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक। People must have the qualities which are essential required. So this way you can say it was a very specific feature. That is why this empire lasted forever, long time. Okay. Second, some of the land grants given by Chola dynasties ruler and these dynasties जो उसके ग्रांट थे इसको क्या कहा जाता था। द फर्स्ट यू विल सी दैट तो ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसको चतुर्वेदी मंगलम एवं दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था। जो कर मुक्त भूमि होती थी उसको चतुर्वेदी मंगलम, यानी ब्राह्मणों का भी काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस था और उनको राज्य द्वारा काफ़ी चीज़ें एज एसेट्स के रूप में दी गई थी। तो पहला अगर वह भूमि जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लिया जाता था चतुर्वेदी मंगलम कहलाती थी, और दूसरी जो थी वो ब्रह्मदेव थी। ओके, चोल सेना सबसे संगठित अगर कोई चीज़ थी अगर चोला में तो एक तरीके से संगठित, यानी जो कैवलरी थी इट वाज अ वेरी सिस्टमेटिक फोर्स। ओके एंड जो तमिल कवि अगर देखें तो इस एरा में आर्ट लिटरेचर कल्चर ग्रेटली इन्फ्लुएंस इन द टाइम। Several Shiv temples were built across the bank of the Kaveri River. Tanjavur still standing there. In the era of this Chola ruler, some of the historical sites also acknowledge the act of Chola people, and one of the Brihadeswara temple, Gangaikund Cholapuram. Some of the temple is still having its remains, and they tell the inscriptions. These inscriptions tell the what was the beauty of Chola in its time. तो कह सकते हैं कि चोला लिटरेचर में अगर संगम लिटरेचर कहते हैं, एंड संगम लिटरेचर अभी तमिल संगम हुआ है तमिलनाडु वाराणसी में, तो इसके जो ऑब्जेक्टिविटी को आज भी रिमेंस में लेके आते हैं। साथ ही साथ तो चोला में जो वास्तुकला थी इसमें अगर 3-4 टेम्पल हैं वो तंजौर बृहदेश्वर को आज भी इसका बेहतरीन एग्जाम्पल मानते हैं। ओके तो
सम ऑफ द पॉइंट जो आपको फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ कि चोल डायनास्टी में जो राजधानी थी वो टाइम टू टाइम चेंज होती रही। पहले उरैयूर थी, फिर तंजौर हुई, फिर गंगईकोंड हुई, फिर चोलपुरम एंड फिर कांची। तो पर्टिकुलरली जैसे रूलर बदलते गए द कैपिटल सिटी आल्सो चेंज्ड, इसीलिए इसको टेम्पल टाउन बोलते हैं। टेम्पल टाउन क्या कहलाता था? द सिटी विच वॉज established nearby the temples, and temple were the central attraction of the people because many types of activity held nearby temples, like religious, social political activity means to say that when any type of the activity required to inform to people, the sabha would be organized nearby temple, and all type of the royal order given by king, either it's official. तो means temple were very important part of the chola dynasty, इसीलिए इसको कहा जाता है कि टेम्पल टाउन का जो डेवलपमेंट था वो चोला डायनास्टी से होता हुआ लेटर यू विल सी इन द विजयनगर एम्पायर एंड सम अदर पार्ट। तो आई विल कम व्हेन आई इट इज़ विजयनगर एम्पायर यू विल गेट टू नो। सो एक पॉइंट ये था। दूसरा है चोला एम्पायर में जो जो दो तरह के रिलीजियस डॉक्ट्राइन थे, द फर्स्ट अलवार एंड दूसरे नैनार। दो तरह के संत, अलवर इज कॉल्ड द संत या सेंट हु जो भगवान विष्णु के उपासक हैं, और जो शिव के उपासक को नैनार कहा जाता है। इट वॉज बाइफर्केटेड द डिविजन बिटवीन द सेविज्म एंड वैष्णविज्म, इवन टुडे वी आर प्रैक्टिसिंग इट। सो कुल मिलाकर के चोल एम्पायर जो है 9th सेंचुरी से शुरू हुआ, और दिस एम्पायर वॉज just it lasted as around 30th century, and during the peak of this empire gave lots of laurels to Indian history in forms of administration, architecture, division of power, and yes, many UNESCO sites which is still lasting. So some of the ruler also gave the system in which rulers were with their activities and their literature. Sangam literature also is very important part of the Indian history. Okay, so finally I'm going to conclude the topic with the points that the Chola Empire was the one of the finest empire and strong in his time. Okay, thank you and Jai Hind. Please go through the above mentioned topic, revise NCERT class 7 book.